हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 11th के चैप्टर 1 के पार्ट 2 की। कल हमने बात की थी पार्ट वन में हमने कहाँ तक बात की थी? कल रिप्रोडक्शन से ये जो है पूरा हमने ये रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था हमने, यहाँ तक इटसेल्फ तक पूरा पढ़ लिया था। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको जाके देखिए, फिर आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। देखिए, अब हम यहाँ पे बात किसकी करते हैं? हम यहाँ से आज बात करेंगे अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। प्लीज़ कल की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं लिविंग बींग्स की। तो इसलिए आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या है? थोड़ा तो आपको पता ही होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। ये जितनी भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारी पूरी बॉडी में रिएक्शंस तो चलती रहती ना। हमने खाना खाया, उसको कॉम्प्लेक्स हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ते हैं, एंजाइम्स तोड़ते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में पूरे में ये रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब एक बात और, वो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? एनाबॉलिक में एनर्जी या कोई भी चीज़ बनती है एनाबॉलिक में, और कैटाबॉलिक में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टूटते हैं। आगे इतनी बात समझ में आपने पढ़ा होगा एनाबॉलिक, और 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। पढ़ा है या नहीं? देखिए, एनाबॉलिक में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, और कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है। एनाबॉलिक का बेस्ट एग्जांपल कौन सा था? फोटोसिंथेसिस। कौन सा था? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और कैटाबॉलिक का बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे कौन सा? हमारा जो हम रेस्पिरेशन करते हैं। अब इतना आगे नहीं जाते हैं, अब इतना ही समझते हैं। ठीक है, अब चलिए मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा। सही बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम क्या हैं? केमिकल के बने हुए हैं। हम बने हुए हमारे जो पूरी बॉडी में एक क्या हो रहा है, पूरा एक नेटवर्क है केमिकल्स का। किसका नेटवर्क है? एक केमिकल का नेटवर्क चल रहा है पूरी हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर। किसके अंदर चल रहा है? सेल्स के अंदर। अभी बहुत सारे होते हैं, बिलोंग करते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड हो गया, मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या है? केमिकल्स ही तो हैं ये, है ना। जो है ये वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ये सब होते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। सही बात है। क्या होता है कि जो हमारे जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्या होता है? इनका एक टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पीरियड में क्या करते हैं? एक टाइम पीरियड ये होता है कि एक टाइम तक तो ये बने रहते हैं, उसके बाद ये दूसरे उसमें चेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल में। कि इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को कहते हैं, ये टर्नओवर होता है इनका। क्या होता है? टर्नओवर। कि पहले अब आपने क्रैप साइकिल पढ़ी होगी, क्रैप साइकिल में ऐसे तो होता है, एक के बाद एक के बाद एक चेंज होता रहता है। पढ़ाऊँगी मैं आपको क्रैप साइकिल भी, लेकिन अभी इसमें नहीं। ठीक है, दीज कन्वर्जन, अब यहाँ से देखिए, ये दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये सब क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, है ना। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है। अभी आप इस टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस टाइम भी बहुत हज़ारों केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं। केमिकल रिएक्शन को क्या बोल दिया हमने? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल दिया। आगे इतनी बात समझ में? अब देखिए, अब क्या लिखा है? बी दे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, चाहे वो कोई से भी हों, यूनिसेलुलर हों या मल्टी सेलुलर हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, ये सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एक बार मैं आपको और रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ये मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग में नहीं होती है। आगे इतनी बात समझ में? देखिए, किसी में भी यूनिसेलुलर में भी चलता रहता है। यूनिसेलुलर देखो, अमीबा ले लो, है ना। अमीबा में भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं। अब जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, आगे की बात करते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। देखो, बार बार वही वाली बात आ रही है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है हमारी बॉडी में, सब क्या है? ये सब क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है।
है ना, रेस्पिरेशन हो गया, और जैसे कि हमारा ये जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना खाते हैं, एनर्जी मिलती है हमें एटीपी और एटीपी की फॉर्म में, ये सब क्या है, ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। देखो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट नहीं शो करता मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो है, जो मेटाबॉलिक जो एक रिएक्शन है, जैसे कि हमने ग्लूकोज लिया है, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट लिया, उसको हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज बना सकते हैं, हम लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में बना सकते हैं ग्लूकोज, इसे हम शो कर सकते हैं, इसे हम बना सकते हैं लाइब्रेरी में। लेकिन एक बात बताइए आप, लाइब्रेरी में सिर्फ हम एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट ही तो बना सकते हैं, या हम पूरी का पूरा ऐसा जैसे हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, पूरी सेल में जो प्रोसेस चल रही है पूरा ऐसा ही शो कर सकते हैं? आज तक कोई साइंटिस्ट कर ही नहीं पाया है पूरा, जैसे कि पूरी जो हमारी बॉडी में सिस्टम चलता है, अगर हमने ऐसा कुछ बना दिया तो ये हमने एक दूसरी लाइफ क्रिएट कर दी। ऐसा अभी तक हो ही नहीं पाया है। इसलिए इसमें क्या लिखा है कि देखो, मेटाबॉलिक एक मिनट, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ये कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन and isolated outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor नॉन लिविंग। देखिए, ना तो हम इसे लिविंग कह सकते ना ही नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए रिएक्शन हुई है। और लिविंग क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा एक सिस्टम तो नहीं बना पाए ना हम, पूरा एक लाइफ, दूसरी लाइफ तो नहीं बना पाए ना। हमारी जो सेल है, सेल के अंदर तो इतनी सारी रिएक्शन चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऑटोमेटिक वे में चल रही है। आप खुद तो नहीं कह रहे ना सेल को कि चल अब भाई ये बना ले, ये बना ले, नहीं ना, ऑटोमेटिक वे में चल रही हैं। और लैब में हम क्या करवाते हैं, खुद बनाते हैं, और वो भी एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट ही बना पाते हैं, पूरी लाइफ क्रिएट नहीं कर पाते। तो बस इसमें यही वाली बात लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। देखो आ गई ये वाली बात, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। आगे देखो, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन का क्या मीनिंग है, आइसोलेटेड जो हम लैब में करवा रहे हैं, जो हम क्या करवा रहे हैं, लैब में करवा रहे हैं मेटाबॉलिक। इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, क्योंकि पूरा एक ऑटोमेटिक वे पे तो नहीं चल रहा ना, साइंटिस्ट खुद करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, लिविंग रिएक्शन ज़रूर है, क्योंकि वो हमारे अंदर हो रही है। अब देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सही बात है, जो भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, वो क्या डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म का। कैसे, देखिए अब एक बात बताइए, जो ये हमारी जो पूरी प्रोसेस हो रही है, उसको पूरा एक प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए कंपार्टमेंट तो चाहिए ना, या कहीं कहीं भी शुरू हो जाएगी, नहीं होगी ना कहीं भी शुरू। तो जिस कंपार्टमेंट में जिस समय ये पूरी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है उसे क्या बोलते हैं हम, सेल से क्या बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से बन जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ से, अब कुछ आप समझना तो आप पूछ लीजिएगा। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। जो देखिए अब इसमें क्या बताया गया है कि जो टेक्निकली और जो ऑब्वियस बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है वो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो हम सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के प्रति जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अब रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं हम, अमीबा है, देखिए अमीबा में क्या है, अमीबा के पास जब खाना आता है, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल या कुछ भी आता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिए आप कि मतलब कितना अमेजिंगली, कितना नेचर ने कितना अमेजिंग सब कुछ कर रखा है। एक नॉन लिविंग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब उसके पास कोई खाना या शुगर मॉलिक्यूल आता है तो उसे क्या करता है, वो इनगल्फ करता है नहीं करता है। तो उससे मतलब ये लगा लो उसे मतलब उसके पास ये मेमोरी है, उसके पास एक्सपीरियंस करने की मेमोरी है कि हाँ अब मेरा खाना आ गया है, मैं इसको क्या कर लूँ, इनगल्फ कर लूँ। हम भी ऐसे ही हैं, देखिए हमें करंट लगता है, कुछ भी लगता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति एकदम से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई पढ़ा है ना, रिएक्शन, उसको हम बाद में क्या बोलेंगे, फिर रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे, लेकिन वो आगे वाले चैप्टर्स में। कोई भी हमें करंट लगता है, हम गर्म चीज़ को छूते हैं, हम एकदम से हाथ पीछे करते हैं, तो हमारी मेमोरी में क्या सेव हो रखा है कि ये हमारे लिए डेंजरस है। ऐसे ही आप देखिएगा अमीबा को कि जब हम उसके आसपास जब टॉक्सिन कुछ भी मैटर डालेंगे तो वो पीछे हटने की कोशिश करेगा, और लेकिन जब हम शुगर मॉलिक्यूल से कुछ खाने का वो डालेंगे तो एकदम से वो इसे इनगल्फ कर लेगा। तो मतलब ये अमेजिंगली क्या दे रखा है कि वही देखिए, ये वही लिख रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड
एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। देखिए फिजिकल तो मैंने बता दिया आपको। अब अमीबा है, जब करंट का जब फ्लो होता है तो वो उससे हटने की, दूर हटने की कोशिश करता है, हम भी ऐसे करते हैं। केमिकल रिएक्शंस बता दी, जैसे कुछ भी टॉक्सिन्स वगैरह डाल देंगे तो वो उनसे पीछे हटने की कोशिश करेगा। अब इसमें देखिए वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। हमारी आइज़ हो गई, ईयर, टंग, स्किन, ये सब क्या हो गया हमारा सेंस ऑर्गन हो गए नहीं हो गए। अब देखिए हमारी स्किन पर अगर जरा सा भी कोई मच्छर बैठ जाता है तो हम उसे एकदम से हटाते हैं, नहीं हटाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये स्टिमुलाई के हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट। अब प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, देखिए प्लांट्स जो होता है वो ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, ग्रेविटी। आप चाहे गमला नीचे गिरा भी देंगे ना तो तब भी वो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। तो क्या कर रहा है, वो ग्रेविटी के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है। क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट ऊपर ही बढ़ रहा है वो। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ से सनलाइट आ रही है वो, अब आप देखिए एक अंधेरे वाले कमरे में आप प्लांट रखना, ठीक है, और थोड़ी सी ही रोशनी आने देना, तो वो उस रोशनी, उस सनलाइट की तरफ ही ग्रो करेगा। तो वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। आगे इतनी बात समझ में। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। देखिए सही बात है, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स जैसे कि यूकैरियोट, जैसे कि हम सब क्या करते हैं, सेंस करते हैं। क्या करते हैं, सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करना है इन्वायरमेंट के अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोटो, अब देखिए पहले, अब मैं बहुत देर से स्टिमुलाई कर रही हूँ, आप पहले उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि स्टिमुलाई क्या होता है। देखिए जो भी पहले मैं बोलती हूँ आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊँगी यहाँ पे, तो मैं बोल रही हूँ तो आप लिख लीजिए। थिंग्स डैट कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और स्टार्ट अ रिएक्शन। क्या समझ में आया। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम जैसे कि मैंने स्टिमुलाई तो आपको वैसे नॉर्मली समझ में आ रही होगी कि कुछ भी गर्म लगा या करंट लगा तो हम अपना हाथ एकदम पीछे हटाते हैं। लेकिन एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन में डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोल रही हूँ थिंग्स that cause an organism to perform an activity और start a reaction। आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ये होता है स्टिमुलाई। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ से, ये देखिए फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। अब देखिए फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। अब देखिए फोटो पीरियडिज्म ये होता है, इसका ये मतलब है कि विंटर्स में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। समर में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। तो इनके प्रति जो प्लांट्स या ब्रीडर्स कह रही हूँ सॉरी, जो एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म इफेक्ट बोलते हैं, फोटो पीरियड इफेक्ट बोलते हैं। प्लांट्स को पता चल जाता है कि अब विंटर्स में देखा होगा, विंटर में प्लांट्स को पता चल जाता है कि दिन छोटा है और रातें लंबी हैं, तो वो एनर्जी जल्दी से स्टोर कर लेते हैं और रात में डार्क रिएक्शन करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, फोटो पीरियडिज्म में तो शो कर रहे हैं, तो उन्हें मतलब ये सेंस होता है कि हाँ दिन छोटे और रातें लंबी है, रातें छोटी दिन लंबे। क्या शो करते हैं, ये फोटो पीरियडिज्म शो करते हैं, फोटो पीरियड इफेक्ट्स होता है ये। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों ही शो करते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज़। देखिए अब ये क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म। अच्छी एक बात बताइए, कोई भी जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया आ गया हमारी बॉडी में, तो एकदम से क्या काम होता है, WBC एक्टिवेट होती है ना। ये आगे वाले चैप्टर्स में आएगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब पढ़ाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा भी समझ लीजिए। कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गया तो क्या हो गया, WBC एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। गार्ड बोलते हैं ना उन्हें, WBC को। क्या हो जाते हैं, एकदम से एक्टिव हो जाती हैं और जो बैक्टीरिया आता है उसे एकदम से खा जाती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं, जैसे अमीबा कर लेता है। अच्छा, आपने एक बात नहीं सोची कि ये बैक्टीरिया को क्यों करती हैं। हमारी बॉडी में RBCs भी होती हैं, उन तो नहीं खाती हैं, बैक्टीरिया को क्यों करती हैं। ये पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शन, पूरा का पूरा एक केमिकल नेटवर्क चल रहा है। एकदम से क्या 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 वो करती हैं, ये दूसरे वाले केमिकल्स को एकदम से पहचान लेती हैं कि हमारी बॉडी का केमिकल नहीं है, ये हमारी बॉडी का बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए वो उसे खा जाती हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा है, आप खुद इमेजिन करिए कि हमारी बॉडी में कितना अच्छा एकदम से वर्क चल रहा है। कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आया, एकदम से हमारी जो WBC है उसने उसको खा लिया, लेकिन हमारे RBC को नहीं खाया, क्योंकि वो हमारे जो RBC हैं वो तो अपना ही केमिकल पहचानती हैं WBC। बाहर वाले का उन्होंने एकदम से कहा कि नहीं 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 ये हमारा नहीं है, इसे एकदम से, इसलिए वो खा लेती हैं। देखिए तो यही लिखा हुआ है, ऑल
ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। आ रहा है ना कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। लेकिन अब इसमें एक क्या बात लिखी है, ह्यूमन बींग्स इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ह्यूमन बींग्स कैसे अपने आप में अवेयर है हिमसेल्फ में। अब किसी और ऑर्गेनिज्म को तो नहीं पता कि उन्हें सुबह उठ के ब्रश करना है या नहाना है। ह्यूमन बींग्स को पता है कि सुबह उठ के क्या करना है, हमें ब्रश करना है, हमें कहीं पार्टी में जाना है तो अच्छे से तैयार होके जाना है। जाते हैं ना आप लोग भी अच्छे से तैयार होके? हाँ भैया, आईने के सामने 4 बार देखना है। इसलिए इसमें क्या है कि ह्यूमन बींग्स क्या है, ओनली ऑर्गेनिज्म है जो अपने आपको लेके अवेयर हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अच्छा, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का हायर लेवल भी होता है। वो कभी कभी क्या करता है, बीमारी का रूप भी बन जाता है। क्या, जैसे कि कुछ लोगों के अंदर होता है, आप में से भी कुछ लोगों के अंदर होगा, लेकिन ये नहीं कि सब कोई बीमारी, जब ये ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है ना तब बीमारी बनती है। क्या चीज़, सेल्फ कॉन्शियसनेस का हायर लेवल क्या होता है, आपको हमेशा से ये लगता रहता है कि कोई हमें क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। क्या कर रहा है, हमें वॉच कर रहा है। लगता है ना, और किसी किसी को जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमें कोई देख रहा है, हमें सब देख रहे हैं, हमें सब देख रहे हैं, ऐसा होता है ना। यही होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी ना तो आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाला नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब ये भी क्या है, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि नॉन लिविंग में तो नहीं होती, सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होती है, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अब बात करते हैं हम यहाँ से, वैन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स। यहाँ से बात कर रहे हैं हम, देखते चलिए आप अपनी बुक में। वैन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट वी ऑब्जर्व पेशेंट। अब देखिए एक बात, देखिए अब जैसे ही कोई भी पेशेंट है वो कॉमा में है, किस में है, कॉमा में है वो, तो उसमें क्या है, उसका अगर जो ब्रेन है उसका अगर वो डेड है तो उसकी, लेकिन और तो सारी प्रोसेस चल रही है, उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, उसका हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहे हैं, सेल भी काम कर रहे हैं, बस उसका ब्रेन ही तो डेड है ना, है ब्रेन डेड। तो अब इसमें पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कॉमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self conscious. सही बात है, जब उसका ब्रेन डेड होगा तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस तो बिल्कुल नहीं होने वाली, नहीं होने वाला, लेकिन वो तब भी लिविंग है क्योंकि उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि वो जो पेशेंट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब आप बताइए जल्दी से, सोच के जल्दी से, कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। हम इसको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको नहीं कर सकते, इसका आंसर ही नहीं कर सकते कि वो लिविंग है और नॉन लिविंग। लिविंग वो ऐसे है क्योंकि उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी काम कर रही हैं, हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहा है, और देखो सेल में भी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, तभी तो जो ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है वो उसे यूटिलाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। आगे बात समझ में। तो हम इस वाली फेस को क्या बोलते हैं, ह्यूमन में जो आदमी जब जो कॉमा में होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेस, बोलते हैं ह्यूमंस की। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेस ऑफ ह्यूमन। आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, वेजिटेटिव फेस बोलते हैं ह्यूमन की। आगे इतनी बात समझ में आप लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है, वेजिटेटिव फेस होता है। अब देखिए, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइन इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। सिमिलरली, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो काम, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। इसमें ये बताया गया है कि एक सेल, सिर्फ एक सेल, अब देखिए ये है एक सेल, ये सेल्स होती हैं हमारी, ठीक है। अब इन सबको मिलके क्या बनता है, ये टिश्यू बनता है। तो जो प्रॉपर्टी इन टिश्यूज़ के पास होती है वो सिर्फ एक सेल के पास तो नहीं होगी। तो बस इसमें इतना ही बताया गया है कि कहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी एक सेल के पास, जो बहुत सारे सेल्स के पास होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल के पास होगी, इनको क्या बोलेंगे मिला के हम, इनको बोलेंगे हम टिश्यू। तो इन, ये जो काम सारी सेल्स कर सकती हैं वो एक सेल नहीं कर सकती ना, ग्रुप ऑफ सेल्स काम करेंगी अलग और एक सेल काम करेगी अलग। तो सिर्फ इसमें इतना ही बताया गया है। अच्छा, एक बात और लिख लीजिए, आपने स्टिमुलाई की पूरी डेफिनेशन लिख ली ना। अब एक बात करते हैं, मैं बहुत देर से सेल बोल रही हूँ, तो सेल होता क्या है, सेल इसका क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ
ऑर्गेनिज्म और क्या होता है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल कैसे होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से तो बनी है। जैसे कि एक घर बनता है, मकान बनता है ईंटों से, एक के ऊपर एक ईंट लगा के, ऐसे तो सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल लगा के हमारा बॉडी बने कि सेल से बने, क्योंकि सेल से क्या बने, सेल से बने टिश्यू, सेल से क्या बने, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, और ऑर्गन से बन गया हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म। आगे इतनी बात समझ में, सेल क्या होता है। अच्छा एक बात और, जब मैंने कहा कि हम कोई भी जैसे कि हम कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के प्रति, जब हम कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के प्रति, तो उस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी। ये सारे टर्म आप प्लीज़ याद रखिए, क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी। ऐसे बोल रही हूँ ताकि आप स्पेलिंग लिख सकें, इरिटेबिलिटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जल्दी से लिख लीजिए, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इसको क्या बोलेंगे हम, इरिटेबिलिटी। आगे इतनी बात, अब देखिए हमने आज कहाँ तक पढ़ा, हम पढ़ेंगे कल। यहाँ तक पढ़ लिया हमने सेल्स तक, ये पूरा आप मार्क कर लीजिए। अब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे कल। आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप क्या करेंगे, आप मार्क करेंगे अपनी बुक में और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपको कल फिर बता सकूँ जो चीज़ आपको आज समझ में नहीं आई। अच्छा यहाँ पे मैंने एक बात और बोली थी, क्या बोली थी कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस उसकी ज़ीरो हो जाती है, जो कॉमा में होता है, हो जाती है ना, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस ही तो ज़ीरो हुई है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी वर्क करी, तो हमने क्या बोल दिया उसे, वेजिटेटिव फेज़ ऑफ ह्यूमन बोल दिया। ये याद रखना, वेजिटेटिव फेज़ वाला। और जो ये वाला है पूरा, कहाँ गया वो, इन्वायरमेंट वाली जो लाइन थी, ये नीट में असर्शन रीजन में आती है। किस में आती है, ये यहाँ से, इन्वायरमेंट इसमें विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी असर्शन रीजन में आती है, नीट में बहुत बार आ चुकी है ये, तो आप इसको एनसीईआरटी को हमें बिल्कुल घोल के पीना है। लेकिन ये भी नहीं है कि पूरा सिर्फ इसको ही रटना है, इसके अंदर जो बातें लिखी हैं उसको समझना है हमें। हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन हाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका। अब कल हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे से पूरा, ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे कल हम। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप इसको पूरा पढ़िए और पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।